नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे कि तापमान के वितरण के बारे में। पिछली कक्षा में हमारे तापमान के वितरण से संबंधित ही क्लास चल रही थी। उसी में हम बात कर रहे थे कि अक्षांश रेखाओं में किस प्रकार से समताप रेखाओं को खींचा जाता है, या समताप रेखाएं क्या होती है, या तापमान के क्षैतिज वितरण को अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अर्थात तापमान के वितरण को समताप रेखाओं के द्वारा बताया जाता है। उसी की हम चर्चा कर रहे थे और हमने ये भी बताया था किस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति को देखते हुए यह समताप रेखाएं अक्षांशों का पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर खींची जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, तापमान घटना स्टार्ट हो जाता है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमने ये भी बात कही थी कि कर्क रेखाएं या कर्क और मकर रेखाओं, जिन्हें हम आयनवर्ती रेखाएं कहते हैं, वहां पर तापमान ज्यादा पाया जाता है विषुवत रेखा की तुलना में। और उसके कुछ हमने कारण भी बताए थे कि विषुवत रेखा पर किस कारण से तापमान आयनवर्ती रेखाओं के तुलना में कम पाया जाता है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि समताप रेखाएं, हमने बताया था कि समताप रेखाएं क्या होती है और समताप रेखाएं किस चीज को बताती है, कहां पर ड्रॉ की जाती है। और मानचित्र में जो तापमान होता है, मानचित्र में तापमान को हम सामान्य समताप रेखाओं के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। और समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण समताप रेखाएं सीधी हुआ करती है, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, जिग सैग नहीं होती है, ज्यादा विचलन नहीं आता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल की प्रधानता अधिक होने के कारण विचलन आ जाता है समताप रेखाओं में। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि समताप रेखाओं में विचलन क्यों हो जाता है। तो हमने इसका सीधा सा स्पष्ट कारण बताया था कि जल और स्थल के स्वभाव में अंतर आ जाने के कारण, अर्थात जहां पर महाद्वीप और जहां पर महासागर स्टार्ट हो जाता है उनके बीच में क्या होगा, उसके विचलन होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ सामान्य थे जनवरी होती है, और जनवरी से हम कहते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी दिसंबर तक तापमान क्या होता है, वायुमंडल में तापमान परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पे, अपने परिक्रमण गति के आधार पर, तो उसके कारण जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मौसम के द्वारा ताप में परिवर्तन हो रहा है, और ताप में परिवर्तन हो जाने के कारण अक्षांशों पर कहीं पर तापमान ज्यादा और कहीं पर कम पाया जाता है। अब हमारे सामान्यतः क्या होता है कि जो आपका जून का महीना होता है और आपका जो दिसंबर का महीना होता है, जून के महीने में हमें पता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा अर्थात उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, और 25 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि कर्क और मकर रेखाओं पर उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर एक बार सूर्य लंबवत चमकता है, जिसके कारण वहां पर तापमान ज्यादा बढ़ता है। तो हमने कहा कि जो जुलाई का तापमान होता है, अर्थात जून की हमने बात करें, यहाँ हमने जुलाई बता रखा है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि दिसंबर और जून के महीने को समताप रेखाओं के द्वारा नहीं बताकर जुलाई और जनवरी के महीने को बताया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या, जून में अधिकतर तापमान बढ़ता है, यानी गर्मी जून में ज्यादा होती है, सर्दी शीतकाल दिसंबर में ज्यादा होता है, तो दिसंबर जनवरी को लेना चाहिए। लेकिन समताप रेखाओं में हमने मुख्यतः जुलाई को लिया और जनवरी को लिया। तो पहले हमें इसको समझना होगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारे यहाँ मुख्यतः जो जून में उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर गर्मी पड़ती है, तो उसमें क्या शुष्क का महीना शुष्क ज्यादा बना रहता है, और जून के थोड़े दिनों बाद जुलाई में यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, अर्थात शुष्कता खत्म हो जाती है और आर्द्रता थोड़ी बढ़ने लग जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या, आर्द्रता आ जाने के पश्चात वो तापमान क्या वनस्पति या जीव जंतुओं के लिए सुखद हो जाता है और उनके पोषण के लिए सही माना जाता है, और उसी के आधार पर हम उस आर्द्र जलवायु का भी स्टडी या अध्ययन करते हैं। इसलिए हमने जून का नहीं लेकर जुलाई का तापमान लेते हैं समताप रेखाओं को बताने के लिए, और इसी प्रकार आपके जनवरी का लेते हैं, दिसंबर का नहीं लेके, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, शुष्कता को आर्द्रता में कब आएगी, जब आपके जनवरी के महीने में आ जाती है। तो आर्द्रता जैसी स्थिति आने पर वहां पर भी हम जनवरी का लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे कि तापमान के क्षैतिज वितरण की बात कर रहे थे, और क्षैतिज वितरण में यदि हम टेम्पोरियल की बात करें, यानी कालिक वितरण की बात करें, या हम महीनों के हिसाब से बात करें, तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमने कहा जुलाई का भूपृष्ठ वायु ताप क्रम वितरण, यानी जुलाई में किस प्रकार से समताप रेखाएं आपके विश्व में देखी जाएगी या विश्व मानचित्र में इसकी हम स्टडी करेंगे। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आपकी दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो समताप रेखा बिल्कुल सीधी है, ज्यादा इनमें मोड़ नहीं आ रहा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर ये मोड़ बढ़ रहा है, कहीं पर वापस कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है। तो इसका एकमात्र कारण
दक्षिण गोलार्ध में जल की प्रधानता हो जाने के कारण, जल अधिक हो जाने के कारण, जल अधिक होने के कारण समताप रेखाओं में ज्यादा वक्रनुमा शेप नहीं आती है, समताप रेखाएं ज्यादा नहीं मुड़ती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल और जल यानी स्थल भाग ज्यादा है, महाद्वीपीय भाग ज्यादा है, इस कारण से जल और स्थल के स्वभाव में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्थल और जल, जुलाई में स्थल भाग क्या होंगे, जुलाई में तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है तो आपके जो सागर वाला भाग है वहां का तापमान ज्यादा हो जाएगा, और स्थल वाला भाग का क्या है, स्थल भाग का तापमान कम रहता है। क्यों? तो हमने देखा कि जुलाई में आपके स्थल भाग ज्यादा गर्म हो जाता है समुद्र या जल की तुलना में। तो इस स्थल भाग के गर्म होने से या समुद्र की इसकी तुलना में कम गर्म होने से या दक्षिण गोलार्ध की या उत्तरी गोलार्ध की, दोनों के आधार पर भी देखना चाहेंगे कि जुलाई में आपकी समताप रेखाओं की क्या स्थिति रहती है और कहां पर तापमान ज्यादा हो जाने के कारण समताप रेखाओं में ज्यादा तापमान या समताप रेखाएं ज्यादा तापमान को बताती है। तो हम ये देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें कि आपके मैक्सिको के इधर आप देखो कोलोराडो के पठार के पास की बात करें या आपकी अफ्रीका के यहाँ की बात करें, अफ्रीका देखिए, और आपके ये दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आइसोथर्मल लाइन दिखाई जा रही है, यानी कि इस सेंटर में यहाँ पे तापमान ज्यादा है, और जहां पर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, तापमान ज्यादा हो जाने के कारण आपकी समताप रेखाएं देखिए उत्तरी यानी ध्रुवों की ओर चली जाती है, ध्रुवों की ओर इसका मुड़ा हो जाता है, और जहाँ पे तापमान कम है सागरों में वो विषुवत रेखा की ओर चली जा रही है। तो इन दोनों को देखेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे पैरेलल नजर आ रही है और यहाँ पे ज्यादा विचलन है। तो सीधा सा कारण क्या है कि यहाँ पर हमने बार बार कहा कि जल की प्रधानता हो जाने का स्तर कम, इस कारण से ये रेखाएं सीधा गमन करती है, ज्यादा इसमें विचलन नहीं आ रहा है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इनमें ज्यादा टेढ़े मेढ़े होने का कारण यही है कि ये उत्तरी गोलार्ध जुलाई में ज्यादा गर्म हो जाता है, और जबकि ये भाग इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा गर्म नहीं रहता, यानी ठंडा रहता है। और यदि ये जनवरी की हम बात की है तो जनवरी में समताप रेखाओं की स्थिति बदल जाती है कि जो भाग स्थल का ध्रुवों की ओर जो समताप रेखा जा रही है वो तो किधर जाती है, वो तो आपकी विषुवत रेखा की ओर आ जाएगी, और जो समताप रेखा सागर में आपके विषुवत रेखा की ओर आएगी वो कहां चली जाएगी, वो आपके ध्रुवों की ओर चले जाएगी। तो हम ये देखें कि ये एरिया जो आपका है यहाँ पे समताप रेखा आइसोथर्म में कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाने के कारण यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर जोन बन गया है। और एक स्थिति हम ये देखें कि यहाँ पर देखिए आपके जो साइबेरिया का भाग है यहाँ पर भी टेम्परेचर ज्यादा बन जाता है, जबकि यहाँ तो ठंडा रहना चाहिए। इसका थोड़ा कारण क्या हो जाता है, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता हो जाने के कारण ये भाग यहाँ पे जुलाई में थोड़ा आपके गर्म हो जाता है। और इसी प्रकार ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको यहाँ नजर आ रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आ रहा है, यानी तापमान है तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे हम देखते 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पास भी गोलाकार नजर आ रही है और यहाँ पर समताप रेखा गोलाकार नजर आ रही है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे शीतकाल का टेम्परेचर ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ पे गोलीय रूप में नजर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर शीतकाल में ज्यादा हो जाने के कारण। और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो हमने ये भी कहा था कि अफ्रीका के पास में, यहीं पर अफ्रीका में जो लीबिया देश है, अल्जीरिया है, वहां पर भी क्या है, वहां पर सबसे ज्यादा तापमान होता है। हमने कहा था हमने कहा था 57 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे होता है लीबिया में, अल्जीरिया जगह बताई थी। तो इसी प्रकार थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कर्क और मकर रेखाओं के पास में, कर्क और मकर रेखाओं के पास भी तापमान की जो आइसोथर्मल लाइन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को बता रही है। थोड़ा ऊपर जाते हैं हम तो देखते हैं कि मध्य शीतोष्ण भागों में टेम्परेचर थोड़ा कम होता नजर आता है, और ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जुलाई में मुख्यतः यानी जून में कर्क और मकर रेखाओं के पास में आइसोथर्म यानी टेम्परेचर ज्यादा है और ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइसोथर्म लाइन ड्रॉ की गई है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड की आइसोथर्म ड्रॉ की गई है। यहाँ पे हम एक चीज बताना चाहेंगे, जहां पर समताप रेखाएं पास पास होती है वह तापमान ज्यादा होता है, जहां पर समताप रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के साथ साथ ताप प्रवणता भी कम और ताप प्रवणता भी ज्यादा होती है। तो आपको जुलाई के आधार पर हमने बताया कि भूपृष्ठ वायु में किस प्रकार से तापमान का वितरण नजर आता है, जिसमें हमने 3 कंडीशन बताई। आपसे केवल पूछा जाता है कि अफ्रीका के पास में, दक्षिण पश्चिमी आपके एशिया के पास में, या आपके कोलोराडो पठार या मैक्सिको के पास में ये आइसोथर्म ज्यादा गोलीय रूप में क्यों हो जाती है, तो उसका कारण ये है कि सेंटर में तापमान ज्यादा हो जाने के कारण वो सेंटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस चीज को आपको आना चाहिए। हम बात करेंगे अब जनवरी में आइसोथर्म किस प्रकार से होगी।
तो हमने दोस्तों मैंने बात की थी कि जुलाई में किस प्रकार से समताप रेखाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे जनवरी की समताप रेखा है। वही बात जो हमने कहा था, जून में ज्यादा तापमान होता है उत्तरी गोलार्ध में, उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में आपके दिसंबर में ज्यादा तापमान होता है, लेकिन जनवरी की समताप रेखाओं के द्वारा इसको बताया जाता है मानचित्रों में तापमान को। तो हम बात करेंगे कि जनवरी की जो समताप रेखा है उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि जो स्थल भाग होता है और जो सागर भाग होता है, स्थल भाग ज्यादा ठंडा होता है और जबकि जल का जो भाग है वो ज्यादा गर्म हो जाता है शीतकाल में। इस कारण से यहाँ पे समताप रेखाओं में क्या होता है, समताप रेखाओं में विचलन आना स्टार्ट हो जाता है। जुलाई में समताप रेखा किधर थी, जुलाई में समताप रेखा है आपके उत्तर की ओर थी, यानी ध्रुवों की ओर मुड़ गई थी। जबकि अब देखिए जनवरी में समताप रेखा किधर है, जनवरी में समताप रेखा स्थल भाग पर क्या करी है, जैसे ही वो जल से स्थल में आ रही है तो स्थल पर आने पर विषुवत रेखा की ओर चले जाती है और विषुवत रेखा से जब जल में जाती है तो उत्तर की ओर यानी ध्रुवों की ओर चले जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे कारण यह भी है कि जो आपका शीतकाल होता है उस वक्त क्या होती है, आपकी जो समताप रेखाओं में विचलन आता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान तो कम है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में क्या है, दक्षिण गोलार्ध में आपका जो दिसंबर होता है यानी आपके जो मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है यहाँ पे, और आपके यहाँ पे जनवरी में आपके शीतकाल है तो यहाँ पे जब सूर्य लंबवत रहता है तो उसके कारण उत्तरी ध्रुवों के पास की जो बर्फ है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाती है और उसके पिघलने के कारण क्या होता है, बर्फ पिघलते पिघलते आपके नीचे यहाँ तक आ जाती है, ग्रेट लेक्स तक आ जाती है। इसी प्रकार से यदि आप देखो इस भाग में जो यूरेशिया वाला भाग है या आपके चाइना वाला भाग है, या हम कहते हैं कि शीतकाल में आपके हिमालय पर्वत को क्रॉस करके जो विंटर ब्रेक आता है, शीतकाल में जो ठंडी हवा आती है, उसके पीछे कारण भी क्या होता है कि जैसे जैसे बर्फ यहाँ से पिघल के नीचे की ओर आती है तो यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है और ठंड हो जाने के कारण आपके दक्षिण की ओर यानी इंडिया के इधर हिमालय पर्वत के पास में, चाइना के पास में ठंडी बर्फीली हवाएं आना स्टार्ट हो जाती है और इसी कारण से इन समताप रेखाओं में विचलन स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक बात और देखना चाहेंगे कि यहाँ पे समताप रेखाएं क्या पास पास है, तो पास पास होने से हमें ये मालूम होगा कि जहां पर समताप रेखा पास पास होगी यानी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में ताप प्रवणता भी ज्यादा है। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा तापमान है, देखिए ये आपके जो इक्वेटर लाइन की हम बात करें, इक्वेटर लाइन और ये आपके दक्षिण गोलार्ध की बात करें, यहाँ पे तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि दक्षिण में वही जल की अधिकता हो जाने के कारण जुलाई में भी क्या हुआ, जुलाई में भी आपकी ज्यादा समताप रेखाओं में विचलन नहीं था और वही स्थिति यहाँ पे ज्यादा विचलन नहीं है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं में ज्यादा विचलन है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये देख रहे हैं, यहाँ की समताप रेखा है अफ्रीका से होते हुए इंडिया के यहाँ तक, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की देखेंगे कि यहाँ पे शीतकाल में यहाँ पे बर्फ ज्यादा अच्छे काम हो रहा है और ऊपर जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। अब माइनस में जब टेम्परेचर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए समताप रेखा कितनी ज्यादा विचलन आ जाता है, यानी हम ये कहना चाहेंगे कि एक विचलन तो यहाँ पे ये एशिया और यूरोप के पास में ज्यादा देखने को मिलेगा आपका, एक आपके यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पर भी समताप रेखा कितनी नीचे तक आ गई है यानी विषुवत रेखा की ओर, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर भी -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो आपको बर्कोयानस है, जो आपके यहाँ पे बर्कोयानस है, बर्कोयानस अब बर्कोयानस है तो एक तो ये आर्कटिक सागर के पास में है, तो आर्कटिक वृत्त के पास होने के कारण वहां पे कोल्ड एरिया ज्यादा हो गया, बर्फीला ज्यादा है। दूसरा ये बर्कोयानस को हम क्या कहते हैं, बर्कोयानस को हम ये क्या कहते हैं, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कह सकते हैं, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ बर्कोयानस जो आपके रूस में साइबेरिया के पास में पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं में विचलन आ जाता है। और समताप रेखाएं क्या बताती है, समताप रेखाएं किसी भी स्थान पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले तापमान को बताती है, यानी समान तापमान वाली रेखाएं जो आपस में मिलाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम समताप रेखा कहते हैं। अब इसमें से एक चीज और है, एक होता है आपके समविसंगति रेखा, क्या एक होती है समविसंगति रेखा, रेखा तो आपने पढ़ी ली है, समताप रेखा होती है जिसको हमने पढ़ी ली समताप रेखा। अब इसमें होता है ताप विसंगति रेखा, ताप विसंगति रेखा क्या होती है, तो ताप विसंगति रेखा से तात्पर्य होता है कि जब एक ही अक्षांश में
जब एक ही अक्षांश में यदि हम देखें कि एक ही अक्षांश में तापमान समान है, लेकिन वहां पर किसी एक बिंदु पर या किसी एक स्थान के तापमान का उसी अक्षांश के तापमान में अंतर आ जाता है, यानी कि सपोज कीजिए कि एक अक्षांश यानी 30 डिग्री है, अक्षांश रेखा में तापमान क्या 30 डिग्री है, और इसी पे यदि तापमान इसी स्थान पर ए पे यदि तापमान 20 डिग्री है, तो क्या हुआ, इस तापमान में अंतर आ जाता है कितना, 20 माइनस 30 बराबर 10 डिग्री। तो हमने कहा कि 10 डिग्री का जो ये तापमान होता है वो क्या हो गया, वो आपके ताप विसंगति रेखा को बताता है, यानी तापमान में अंतर आ गया। यदि ये ताप विसंगति रेखा आपकी अक्षांश रेखा से अधिक है, यानी अक्षांश कितना था, अक्षांश पर तापमान औसत कितना था, अक्षांश रेखा का औसत तापमान तो 30 था और किसी स्थान का औसत तापमान 20 था, तो अक्षांश रेखा का तापमान तो ज्यादा है और किसी स्थान का औसत तापमान कम है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे ताप विसंगति यानी ऋणात्मक ताप विसंगति रेखा कह देंगे। और यदि इसी स्थान पर अक्षांश रेखा पर तापमान 40 कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं आपके 60, तो क्या हुआ, अब किसी स्थान का टेम्परेचर से एक बिंदु का ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम धनात्मक ताप विसंगति रेखा कह सकते हैं। तो इसको हम ये समझते हैं कि समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं के साथ जब समान तापमान नहीं मिलता तो ये क्या हो जाता है, जैसे आपने ये स्थान पे देखा, इस स्थान पे देखा, इस स्थान पे, ये सब क्या है, ये आपके सम ताप विसंगति रेखा कहलाती है, जिसको आइसोनोमल रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये आइसोनोमल जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो आपकी धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो किसी अक्षांश का या अक्षांश लाइन पर जो औसत तापमान होता है और इसी अक्षांश में किसी का औसत तापमान होता है, उसमें कम या ज्यादा होता है, तो कम होता है तो ऋणात्मक और ज्यादा है तो धनात्मक। तो इसी बात को हमने बताया आपको कि जनवरी और जुलाई में किस प्रकार की समताप रेखाओं के द्वारा महासागरों में या धरातल पर आपके तापमान में वितरण आ जाता है। और हमने ये पढ़ा, हमने क्षैतिज अक्ष के आधार पर तापमान का वितरण। अब हम पढ़ेंगे आपके लंबवत अक्ष के तापमान का वितरण। तो लंबवत में तो सीधी से हमने बात कही थी वायुमंडल की जो परतें होती है, और वायुमंडल की परतों में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो उनमें सामान्यतः तापमान पतन दर होना स्टार्ट हो जाता है। और सौरमंडल में तो नॉर्मल लेफ्ट साइड पाई जाती है, लेकिन उससे ऊपर जाने पर जो अलग अलग तापमान की जो परतें होती है उनमें भी तापमान बदलता रहता है ऊंचाई पर जाने पर। तो इसको हमने कहा था, उसको तो हमने क्या कहा, उसको हमने देशांतर विस्तार के आधार पर कहा, इसको हमने क्षैतिज अक्ष के आधार पर कहा, और इनके आधार पर प्रादेशिक आधार पर भी कुछ लोगों ने इसका वर्गीकरण किया, जिसमें हमने कहा कि ग्रीक विद्वानों ने किया, सुपर ने किया। तो उसको हम देखते हैं कैसे। देखिए, हमने बात की थी पहले जनवरी के आधार पर, फिर हमने बात की, हमने जुलाई के आधार पर समताप रेखा बताई थी। अब हम बात करना चाहते हैं कि आपके जो ये जो मॉडल बताया, ये आपके ग्रीक विद्वानों ने बताया, जिसको हम कहते हैं प्रादेशिक आधार, ग्रीक यानी यूनानियों के आधार पर, यूनानियों के आधार पर। और यूनानियों ने किसको आधार माना, यूनानी अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर आपके इस ग्लोब की स्थिति को बताया, किस प्रकार से तापमान में 3 मुख्य तापमान अक्षांश रेखाएं पाई जाती है या 3 अक्षांशीय कटिबंध पाए जाते हैं। नंबर 1 को उन्होंने बताया कि ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय। नंबर 2 बताया हमने टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय, जो आपके उत्तर में भी है और आपके दक्षिण में भी है। उसके बाद उन्होंने बताया था शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध एक ही है, वही पोलर शीत कटिबंध जो आपके उत्तर में भी दक्षिण में, यानी सामान्यतः ग्रीक विद्वानों ने अक्षांशीय स्तर के आधार पर तापमान के वितरण को बताया, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। इसी आधार पर सुपन ने क्या किया, सुपन ने भी अपने तापमान के वितरण को बताया। इन्होंने क्या आधार बना, इन्होंने अक्षांश रेखा बनाई, इन्होंने क्या बना, इन्होंने समताप रेखाओं के आधार पर, समताप रेखाओं के आधार पर 7 यानी 7 तापमान कटिबंध बताया। अब साथ में क्या था कि आपके जो ये शीत कटिबंध है ये भी कॉमन था, लेकिन शीत कटिबंध के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपोष्ण कटिबंध को भी ऐड कर दिया। यानी कि आपके एक हो गया ट्रॉपिकल जोन, हो गया टेम्परेट जोन, हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रॉपिकल के साथ में आगे उन्होंने सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फ्रीजिंग या पोलर, इधर आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन और आपके फ्रीजिंग जोन, इस प्रकार से उन्होंने 7
सात महासागरीय ताप कटिबंध बताए थे आपके ग्लोब में। और ग्रीक में कितने बताए? अक्षांश। तो कई बार पूछा जाता है ग्रीक विद्वानों ने किसके आधार पर तापमान के वितरण को बताया? तो हम कहेंगे अक्षांशों के आधार पर। सुपर ने किसके आधार पर बताया? सुपर ने किसके आधार पर बताया? सुपर ने समताप रेखाओं के आधार पर बताया। इन्होंने कितने भाग बताए थे? इन्होंने बताए थे 3 आधार बताए थे, 3 ताप कटिबंध बताए। इन्होंने कितने बताए? इन्होंने 7 बताए थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रहे कि अक्षांश के आधार पर ग्रीक विद्वानों ने 3 कटिबंध बताए थे और समताप रेखाओं के आधार पर 7 किसने बताए थे? सुपर ने बताए थे। और इन सभी के अलावा एक प्रादेशिक वितरण के आधार पर भी हम तापमान के वितरण को बताते हैं। प्रादेशिक वितरण से तात्पर्य ये कि सामान्य रूप से जिसको हम मानते हैं, तो सामान्य रूप से हम कितना 7 में बांटते हैं। तो नंबर 1 पे हम कहेंगे, नंबर 1 आपका हो जाता है आपके ट्रॉपिकल यानी इक्वेटोरियल विषुवत-रेखीय प्रदेश के पास का जो विषुवत-रेखीय जलवायु, तो विषुवत-रेखीय जलवायु विषुवत-रेखीय ताप कटिबंध हो गया। दूसरा हो जाता है आपका आईटीआर। आईटीआर का मतलब क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल रीजन, अंतर उष्ण कटिबंध, इंटर ट्रॉपिकल। उसके बाद हो जाता है आपका ट्रॉपिकल, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। देखिए दोस्तों, उत्तर में भी है और ये दक्षिण में भी है। उसके बाद होता है आपका सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद होता है टेम्परेट, टेम्परेट यानी सम शीतोष्ण कटिबंधीय, और टेम्परेट का पोलर। तो इसको ही हम देखते हैं कि ये तो आपके वैसे ही आपके कोल्ड एरिया है, ये भी कोल्ड एरिया है, और ये टेम्परेट जलवायु है, ये क्या होती है? शीतोष्ण, जिसको मैंने टेम्परेट को शीतोष्ण। और ये शीतोष्ण जलवायु क्या होती है? ये काफी सुखद जलवायु कहते हैं, अच्छी जलवायु होती है, जहाँ पर ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। और सब ट्रॉपिकल को आपको पता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में जो आपकी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। और ट्रॉपिकल के बारे में यानी कि 23.5 डिग्री की कर्क रेखा उत्तर और दक्षिण में होती है, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल। और आपको भी पता होना चाहिए कि सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिण होता है, तो एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, यानी यहाँ पर तापमान ज्यादा दिखाई देता है। और इन्हीं के पास में आपको हम ये भी बताया था कि जो आपके विश्व के जो मरुस्थल है वो भी यहीं पर ज्यादा देखने को दिखाई देता है। इसके पश्चात हम आते हैं इंटर ट्रॉपिकल रीजन के पश्चात और विषुवत-रेखीय प्रदेश के पास है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये तापमान के वितरण को हमने बताया। तो आपको इस चैप्टर के द्वारा हमने सारा बताने की कोशिश की किस प्रकार से तापमान के वितरण में परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से तापमान में अंतर आता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।